बहुत पुराने वक्तों की बात है। एक अजीम उश्शान सल्तनत के दिल में, जहां नेमतें इतनी थीं कि लगता था आसमान सोना बरसाता है और जमीन रेशम उगाती है। वहां बादशाह जहांगीर अपने हाथी दांत और यशब से सजे तख्त पर विराजमान था। इसके गिर्द रोबो दबदबे का एक ऐसा हाला था कि वजीर और दरबारी जब भी इसकी तरफ देखते, खुद ब खुद अपनी गर्दनें झुका लेते। जहांगीर ने ये सल्तनत अपनी तलवार की धार और अपनी अक्ल की चालाकी से बनाई थी। इसके दौर में हुदूद फैल गईं, खजानों में खजाने जमा हो गए और महलात इतने बुलंद हो गए कि बादलों को छूने लगे। लेकिन इस सारी शान और शौकत के बीच बादशाह की रूह में एक खामोश एहसास घुन लगी लकड़ी की तरह खोखला कर रहा था। वो अपने शानदार दरबार में बैठता, सूरज की किरणें जवाहरात और सोने पर रक्स करतीं, मगर दिल में एक ठंडा खला महसूस होता। इसे एहसास हो गया था कि तारीख शायद इसकी ताकत को याद रखे, लेकिन वक्त के साथ इसका नाम भूल जाएगी, जबकि हुक्मा और दानिश्वरों के नाम हमेशा जिंदा रहते हैं। एक शाम जब वो चमकते हुए आईने में खुद को देख रहा था, इसे एक ताकतवर बादशाह नजर आया, अपनी सल्तनत के उरूज पर। लेकिन दिल में सवाल उठा, इस सारी शान की क्या, अगर मैं ऐसी मीरास ना छोड़ सका जो मुझे हकीम तरीन हकीमों में शुमार करे। अब इसे सिर्फ ताकतवर बादशाह बनना काफी नहीं था, वो हकीम तरीन बादशाह भी बनना चाहता था। अगले दिन बादशाह जहांगीर पुख्ता इरादे के साथ दरबार में दाखिल हुआ। इसने अपने सामने सफ बस्ता वुज़रा की तरफ देखा और गरजदार आवाज में कहा, जो पूरे हाल में गूंज उठी, ए वजीरों और अमीरों, हमारी सल्तनत ने वो अजमत पाई है जो किसी ने पहले नहीं पाई, लेकिन हिकमत वो ताज है जो अजमत को मुकम्मल करता है। सब खामोश हो गए, बेचैनी से इंतजार करते हुए। बादशाह ने आगे कहा, लिहाजा आज मैं एक फरमान जारी करता हूं जो सल्तनत के कोने कोने में सुनाया जाएगा। मैं एक ऐसे इनाम का ऐलान करता हूं जिसकी कोई कीमत नहीं, और अपने दरबार में एक आला मकाम का वादा करता हूं उस शख्स के लिए जो मेरे पास दुनिया की सबसे कीमती चीज़ लेकर आए। आओ मुकाबला करने वालों, और मेरी रियाया साबित करे कि वो हकीम तरीन बादशाह के झंडे तले चलते हैं। हाजिरीन के चेहरों पर हैरत की लहर दौड़ गई। शाही मुनादी फौरन ये खबर बाजारों और गलियों में पहुंचाने के लिए दौड़ा। ये फरमान खुश्क घास में आग की तरह फैल गया। लोग एक दूसरे से सरगोशियां करने लगे। दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? कोई नायाब जवाहर, कोई दफन खजाना, या कोई पुराना राज? जबकि बादशाह जहांगीर अपने तख्त पर आराम से बैठा था, होठों पर पुरित्तिमाद मुस्कुराहट। वो यकीन रखता था कि ये इम्तिहान पूरी दुनिया को दिखा देगा कि वो न सिर्फ एक अमीर सरजमीन का हुक्मरान है, बल्कि ऐसी कौम का जो अपनी हिकमत में सबसे बाला है, और वो खुद इस हिकमत का सरचश्मा और ताज है। लेकिन इसे ये नहीं मालूम था कि ये फरमान, जो गुरूर की कोख से जन्मा था, वो दरवाज़ा साबित होगा जो इसे ज़िंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान की तरफ ले जाएगा। जब तयशुदा दिन का सूरज तुलू हुआ तो महल के दरवाज़ों पर ख्वाहिशमंदों की तारें लग गईं। हर कोई वो चीज़ लेकर आया था जिससे इसे यकीन था कि बादशाह की रिज़ा और इनाम हासिल होगा। दरबार ताजिरों, अमीरों और अशराफिया से खचाखच भरा था। सब खुशी और फ़ख्र में मुकाबला कर रहे थे। सबसे पहले एक मशहूर जवाहरात का ताजिर आगे बढ़ा। इसने सदफ से जड़ी हुई आबनूस की लकड़ी का एक संदूक पेश किया। जैसे ही इसने संदूक खोला, ऐसी रोशनी फूटी कि आंखें चुंधिया गईं। इसने फ़ख्र से भरी आवाज़ में कहा, हुजूर अली, ये चांद का आंसू, सबसे बड़ा मोती जो समंदरों ने कभी देखा हो। क्या इससे कीमती कोई चीज़ हो सकती है? बादशाह ने मोती को परखती निगाहों से देखा, फिर सर्द से सर हिलाया और इसे जाने का इशारा कर दिया। इसके बाद एक दूर दराज सूबे का हाकिम आया। इसने सोने की एक तलवार पेश की जो याकूत से जड़ी हुई थी। कहा जाता था कि ये किसी कदीम शहनशाह की थी। फिर एक शरीफ खातून आई, इत्र की शीशी लेकर, जिससे जादुई खुशबू उठ रही थी। मुद्दई आते रहे, ये कोई भूले बिसरे खजाने का नक्शा लाया, वो कोई नायाब कलमी नुस्खा। लेकिन हर तोहफे के साथ बादशाह जहांगीर का चेहरा मजीद भरता और उकताहट से भरता जा रहा था। ये सब चीज़ें खूबसूरत और कीमती थीं, लेकिन किसी हकीकी हिकमत से खाली। जब मायूसी बादशाह के दिल में रेंगने लगी और वो मुकाबला ख़त्म करने का ऐलान करने वाला था, तो दरवाज़ा खुला। एक नया मुद्दई, एक सादा मिजाज आदमी दाखिल हुआ। इसके कपड़े बहुत सादे थे, बल्कि तकरीबन फटे पुराने। इसके हाथ में मिट्टी की एक छोटी सी थाली थी जिसे साफ कपड़े से ढांपा गया था। बादशाह के दरबारियों में ठट्ठे और तंज की आवाज़ें बुलंद हुईं, लेकिन वो शख्स पुरएतमाद कदमों से और अजीब सुकून के साथ आगे बढ़ता रहा, यहाँ तक कि तख्त के कदमों तक पहुँच गया।
اس نے झुककर थाली बादशाह के सामने रखी और गिलाफ उतार दिया। थाली में न कोई जवाहिर था, न सोने का टुकड़ा, बस एक ताज़ा जानवर की ज़ुबान, जिस पर अभी खून के निशानात मौजूद थे। दरबार में दबी दबी हंसी की आवाज़ें गूंजने लगीं। बादशाह का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। इसने तेज़ी से कहा, तू मुझसे मजाक कर रहा है? ऐ शख्स, तेरी ये जुर्रत कि तू बादशाह के सामने एक गोश्त का सस्ता टुकड़ा लाया है और दावा करता है कि ये कोई कीमती चीज़ है? लेकिन वो शख्स जिसका नाम अधम था, ज़रा भी नहीं घबराया। इसने सुकून से अपना सर उठाया और साफ शफ़ाफ पानी जैसी आवाज़ में कहा, माफ़ी हुजूर, लेकिन मैंने वाकई दुनिया की सबसे कीमती चीज़ आपके सामने पेश की है। फिर इसने आगे कहा, इसकी आंखों में हिकमत बोल रही थी। ऐ मेरे आका, इसी ज़बान से हक का कलिमा बोला जाता है, जो इसकी शान बुलंद करता है। इसी से लोगों के दरमियान मोहब्बत के पुल बनते हैं, गमज़दों को तसल्ली मिलती है, जाहिलों को इल्म मिलता है और मज़लूमों की मदद होती है। इससे निकला एक अच्छा लफ्ज़ एक नाउमीद में उम्मीद का बीज बो देता है। इसी से अहद बांधे जाते हैं, दिल जुड़ते हैं और अमन कायम होता है। तो भला हुजूर, दुनिया में इस आले से ज़्यादा कीमती चीज़ क्या हो सकती है, जो इतनी सारी भलाई पैदा कर सकता है? दरबार में गहरी खामोशी छा गई। हंसी बंद हो गई। वजीरों के चेहरों पर तंज की मुस्कुराहटें मुंजमिद हो गईं, जबकि बादशाह जहांगीर अपने तख्त पर दंग रह गया। मिट्टी की थाली में रखी सादा जुबान को देखता रहा, फिर अपने सामने साबित कदमी से खड़े इस शख्स को। जिंदगी में पहली बार इसने ऐसी बात सुनी थी जिसने इसकी रूह की गहराइयों को हिला दिया और इसके मगरूर दिल में पहली बार उलझन का बीज बोया। गहरी खामोशी छाई रही, जैसे वक्त ठहर गया हो। बादशाह जहांगीर अधम को घूर रहा था और इसका जहन मुतजाद ख्यालात के समंदर में मौजे ले रहा था। इस शख्स की दलील सादा थी, लेकिन इतनी गहरी कि जैसे एक लामुतनाही समंदर। एक लम्हे के लिए इसे महसूस हुआ कि हकीकी हिकमत इसके सामने खड़ी है, इस गरीब आदमी की सूरत में। लेकिन इसके जख्मी गुरूर ने इसकी गहराइयों में चीख कर इनकार कर दिया। कैसे मुमकिन है कि एक बादशाह जैसा मैं, जिसने सल्तनत बनाई है, तस्लीम करे कि एक आम आदमी ने इसे सबक सिखाया है? वुज़रा, जिन्होंने अपने आका की उलझन महसूस की, आपस में सरगोशियां करने लगे। सबसे बड़े वजीर ने बादशाह के कान में फुसफुसाकर कहा, हुजूर, इस चापलूस को अपनी सहरादी से आपको धोखा देने ना दें। ये महज एक जादूगर है जो अल्फाज से खेलकर आपका इनाम हासिल करना चाहता है। ये अल्फाज उस तिनके की तरह थे जिसे डूबते हुए बादशाह के गुरूर ने थाम लिया। वो अपनी जगह पर सीधा बैठा, अपना वकार और शाही हैबत दोबारा संभाली। इसने तंग निगाहों से अधम की तरफ देखा और कांटदार आवाज में, जिसमें हिकारत का शायबा था, कहा, तेरी बात में कुछ मंतिक है ऐ शख्स, लेकिन एक दलील से हकीकत साबित नहीं होती। तुमने हमें गोश्त के इस टुकड़े का रोशन पहलू दिखाया है, लेकिन दुनिया की हर चीज़ के दो रुख होते हैं। वो एक लम्हे को खामोश हुआ, जैसे अपने मुखालिफ के लिए जाल बिछा रहा हो। फिर इसने अपनी आवाज़ बुलंद की ताकि सब सुन सकें, और अब अपनी बसीरत की गहराई साबित करने के लिए मैं तुम्हें एक और काम देता हूँ। जाओ और कल वापस आओ, लेकिन इस बार मेरे लिए दुनिया की सबसे हकीर चीज़ लाओ, ऐसी चीज़ जिसकी कोई कद्र ना हो और जो तमाम जिल्लत और बुराई का सरचश्मा हो। अगर कामयाब रहे तो हम तुम्हारे मामले पर दोबारा गौर करेंगे, लेकिन अगर नाकाम रहे, इसने धमकी आमेज लहजे में कहा, तो याद रखना, जो बादशाहों के सामने बकवास पेश करने की जुर्रत करता है, इसकी सज़ा सख्त होती है। दरबारी इस चैलेंज से खुश हो गए। उन्होंने इसमें बादशाह की जहाद देखी और इस शख्स को शिकस्त देने की सलाहियत। अब ये क्या लाएगा? कोई कीड़ा, कचरा? ज़रूर कोई घिनौनी चीज़ होगी। बादशाह इसका मजाक उड़ाकर इसे निकाल बाहर कर देंगे। लेकिन अधम के चेहरे पर परेशानी या खौफ का कोई निशान नजर न आया। इसका चेहरा पहले की तरह पुरसुकून और मुतमईन रहा। इसने एहतराम से झुका और सादगी से कहा, जैसा हुक्म हुजूर। फिर वो इसी सुकून के साथ जिससे दाखिल हुआ था, दरबार से बाहर चला गया। इसने अपने पीछे एक बादशाह छोड़ा जो आर्जी फतह के नशे में था, वुज़रा जो फातिहाना हंसियां हंस रहे थे, और एक बड़ा सवाल जो महल की फिजा में तैर रहा था, ये पुरस्रार शख्स कल सुबह क्या लेकर आएगा। अगले दिन सुबह कल का मंजर दोबारा दोहराया गया। दरबार में बादशाह जहांगीर मुंतज़िर बैठा था। इसने रियासत के बड़े बड़े लोगों को भी बुलाया था ताकि वो इस मंजर के गवाह बने, जो इसके ख्याल में इस गरीब फ़लसफ़ी की ज़िल्लत का बायस बनने वाला था। इसकी आंखों से कबल वक्त तहकीर की अलामतें झलक रही थीं। अधम वही सादा कपड़े पहने इसी गहरे सुकून के साथ दाखिल हुआ। इसके हाथों में वही मिट्टी की थाली थी, इसी कपड़े से ढकी हुई। फौरन हैरत और शक की सरगोशियां बुलंद हुईं। क्या इस शख्स को जुनून आ गया है? वो चलता रहा, यहाँ तक कि तख्त के कदमों तक पहुंचा और नरमी से थाली रख दी। फिर इसने गिलाफ उठा दिया। दोबारा वही चीज़, एक लम्हे की खामोशी,
پھر ایک وزیر کہکہا لگا کر ہنس پڑا اور باقی سب بھی جیسے اشارے کا انتظار کر رہے تھے۔ تھالی میں ایک اور زبان پڑی تھی، بالکل ویسی ہی جیسی کل پیش کی گئی تھی۔ بادشاہ اچانک اپنے تخت سے اٹھ کھڑا ہوا، شدید غصے میں۔ وہ ایسی آواز میں چلایا کہ پورا دربار تھرا گیا۔ تیری یہ گستاخی؟ کیا میں نے تجھ سے دنیا کی سب سے حقیر چیز نہیں مانگی تھی؟ تو وہی چیز واپس لے آیا جس کے بارے میں تو نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ سب سے قیمتی ہے؟ کیا تیری جان اتنی سستی ہے؟ ادھم پہاڑ کی طرح اٹل کھڑا رہا، ایسا پہاڑ جسے طوفان ہلا نہیں سکتے۔ اس نے احترام کے ساتھ لیکن بغیر خوف کے اپنی نظر بادشاہ کی طرف اٹھائی، پھر پرسکون مگر غصے اور طنز کے شور سے بلند آواز میں کہا، آپ نے سچ کہا حضور، میں آج آپ کے لیے دنیا کی سب سے حقیر چیز لایا ہوں۔ اس دنیا کی سب سے حقیر چیز لایا ہوں، اس نے آگے کہا، جیسے حکمت کے محراب میں واز دے رہا ہو۔ اسی زبان سے میرے آقا جھوٹ بنے جاتے ہیں اور سچائیاں مسک ہوتی ہیں۔ اسی سے دوست اپنے دوست کی پیٹھ میں چھرا گھومتا ہے۔ اسی سے گواہ جھوٹی گواہی دیتا ہے تو بے گناہ جیل جاتا ہے اور مجرم آزاد ہو جاتا ہے۔ اس سے نکلا ایک زہریلا لفظ بھائیوں میں فتنے کی آگ بھڑکا دیتا ہے، سلطنتوں کے درمیان جنگیں چھیڑ دیتا ہے اور خون بہاتا ہے۔ یہ حاسد کا بہترین ہتھیار ہے اور شیطان کا پسندیدہ آلہ، نفرت اور تباہی پھیلانے کے لیے۔ تو بھلا حضور، دنیا میں اس چھوٹے سے عضو سے زیادہ حقیر کیا ہو سکتا ہے جو اتنی تباہی مچا سکتا ہے؟ اس کے الفاظ بادشاہ پر گرجتی ہوئی بجلیوں کی طرح گرے۔ غصہ اس کے چہرے پر جم گیا اور مکمل حیرت میں بدل گیا۔ اس نے تھالی میں زبان کو دیکھا، پھر ادھم کو، اور پہلی بار اس نے اس میں نہ کوئی چیلنجر دیکھا، نہ کوئی جادوگر، بلکہ ایک ایسی حکمت دیکھی جو ناقابل تردید تھی۔ اس لمحے بادشاہ جہانگیر کے دل میں غرور کا تخت ہل گیا اور اس کے بلند و بالا غرور کی دیواریں دراریں کھانے لگیں۔ سچائی سادہ تھی لیکن تلوار کی دھار کی طرح تیز۔ یہ چھوٹا سا عضو، زبان، تمام بھلائیوں کا سرچشمہ بھی ہے اور تمام برائیوں کا بھی۔ یہ انسان میں سب سے اعلیٰ چیز کا منبع بھی ہے اور سب سے پست چیز کا سرچشمہ بھی۔ اس واضح حقیقت کے سامنے بادشاہ نے محسوس کیا کہ وہ اس تمام حکمت سے آری ہے جس کا دعویٰ کرتا رہا۔ وہ آہستگی سے اپنے تخت پر بیٹھ گیا، دور افق کو دیکھتے ہوئے، اور اسے احساس ہوا کہ حکمت کی تلاش میں اس کا اصل سفر ابھی شروع بھی نہیں ہوا۔ اس رات بادشاہ جہانگیر کی آنکھوں سے نیند اڑ گئی۔ وہ اپنے محل کی بلند بالکنی میں اکیلا بیٹھا، صاف آسمان کے ستاروں کو دیکھ رہا تھا۔ ادھم کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے، دنیا کی سب سے قیمتی چیز، دنیا کی سب سے حقیر چیز۔ یہ ایک سادہ تضاد تھا، لیکن اس میں کائنات کا وزن چھپا تھا۔ بادشاہ کو احساس ہوا کہ حکمت کوئی جمع کیے جانے والے جواہرات نہیں، اس ذخیرہ کیے جانے والے خزانے۔ یہ ایک زندہ چیز ہے جو لوگوں کی روزمرہ زندگی میں آزمائی اور پرکھی جاتی ہے۔ اسے سمجھ آیا کہ اس کے بلند محل نے اسے اس حقیقت سے الگ کر دیا تھا، اور اس کے درباریوں کی چاپلوسی نے اس کے گرد فریب کا ایک غبارہ بنا دیا تھا۔ فجر کی پہلی کرنوں کے ساتھ اس نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو اس سے پہلے کسی بادشاہ نے نہیں کیا تھا۔ اس نے ایک سفر کرنے والے تاجر کا بھیج بنایا، اپنا چہرہ بڑے عمامے سے چھپایا اور اپنے محافظوں اور وزیروں کی خبر کے بغیر محل سے باہر نکل گیا۔ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کی سلطنت میں یہ زبان کیسے کام کرتی ہے۔ وہ شہر کی ٹیڑھی میڑھی گلیوں میں چلا جہاں تازہ روٹی کی خوشبو مسالوں کی خوشبو میں گھل مل گئی تھی۔ بازار میں اس نے ایک بوڑھے پھل بیچنے والے کو دیکھا جو ایک غریب بچے سے کہہ رہا تھا، جو للچائی نگاہوں سے سیبوں کو دیکھ رہا تھا، لے لو بیٹا، یہ میری طرف سے تحفہ ہے، اللہ میرے رزق میں برکت دے۔ بادشاہ نے بچے کی آنکھوں میں خوشی کا دھماکہ دیکھا اور سمجھ گیا کہ چند الفاظ نے وہ پیدا کیا جو اس کے تمام جواہرات نہیں کر سکتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے بلند چیخیں سنی۔ قریب گیا تو دو آدمیوں کو شدت سے لڑتے دیکھا۔ ان میں سے ایک دوسرے پر انتہائی گندی گالیاں برسا رہا تھا، ایک معمولی مسئلے پر، سامان کی قیمت کے تنازعے پر۔ لمحوں میں زبانی جھگڑا مار پیٹ میں بدل گیا۔ خون بہا اور ان کے درمیان دشمنی کے بیج بوئے گئے جو نسلوں تک چل سکتے تھے۔ بادشاہ کو ادھم کے الفاظ یاد آئے، زبان فتنے کے آلے کے طور پر۔ پھر وہ ایک کونے میں آرام کرنے بیٹھا تو ایک نوجوان کو اپنے دوست کو بتاتے سنا کہ کیسے بچپن میں اس کے استاد کے حوصلہ افزا الفاظ نے اس کی زندگی کی سمت بدل دی۔ اس نے ایک عورت کو دیکھا جو اپنی پڑوسن کو، جس نے اپنا شوہر کھو دیا تھا، نرم الفاظ سے تسلی دے رہی تھی، جیسے شفا بخش دوا۔ بادشاہ نے پورا دن لوگوں کے درمیان گھومتے، سنتے اور دیکھتے ہوئے گزارا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کیسے زندگیاں بنتی ہیں اور بکھرتی ہیں،
कैसे जन्नत और जहन्नुम के दरवाजे खुलते हैं। ये सब कुछ इस छोटे से उज़्व के अमल से। जब वो रात की तारीकी में महल वापस लौटा तो वो मगरूर बादशाह जहांगीर नहीं रहा था जो सुबह निकला था। वो एक मुख्तलिफ इंसान बनकर लौटा, एक ऐसा शख्स जिसने समझ लिया कि वो जिस्मों और ज़मीनों पर हुकूमत करता रहा, लेकिन वो सबसे बड़ी ताकत से जाहिल था। वो ताकत जो दिलों और रूहों को हरकत देती है। और इस लम्हे इसके अंदर एक हकीकी हिकमत पैदा हुई, न किसी किताब से, न किसी खजाने से, बल्कि अपनी सल्तनत की गलियों और अपनी राया की आवाज़ों से। अगले दिन सुबह बादशाह जहांगीर ने हुक्म दिया कि तमाम वुज़रा और सल्तनत के अशराफ दरबार में जमा हों। बादशाह दाखिल हुआ, लेकिन इस बार इसका रौब और दबदबा मुख्तलिफ था। ये अब गुरूर और ताकत का रौब नहीं था, बल्कि सुकून और हिकमत का रौब था जो सच्ची आजिज़ी से खूटा था। वो अपने बुलंद तख्त पर नहीं बैठा, बल्कि उनके सामने खड़ा हो गया, इसी सतह पर खड़ा हो गया। हैरत और इंतज़ार की खामोशी छा गई। बादशाह ने उनके चेहरों को एक एक करके देखा, फिर पुरसुकून मगर मजबूत आवाज़ में कहा, ए हज़रात, मैंने आज आप सबको इसलिए बुलाया है ताकि आपके सामने अपनी गलती का एतराफ़ करूं। मैं एक मगरूर बादशाह था जिसे ज़ाहिरी शान और शौकत की तलाश ने हकीकत के जौहर से अंधा कर दिया था। मैंने हिकमत को ख़जानों और जवाहरात में तलाश किया, जबकि वो मेरी राया के दरमियान जिंदा थी और उनके कलाम में जलवागर थी। इसने गहरी सांस ली और आगे कहा, एक गरीब आदमी ने मुझे वो सिखाया जो मेरे तमाम खजाने मुझे नहीं सिखा सके। इसने मुझे सिखाया कि ज़ुबान, ये छोटा सा उज़्व, हर भलाई की कुंजी और हर बुराई का दरवाज़ा है, और मैंने ये अपनी आँखों से देखा है और अपनी यकीन से छुआ है। फिर इसने अपनी आवाज़ कदरे बुलंद की और अपना फ़ैसला सुनाया। लिहाजा पहला फरमान ख़त्म हुआ। आज मैं एक नया फरमान जारी करता हूँ जो इस सल्तनत का सबसे आला कानून होगा। इस लम्हे से किसी शख्स की कद्र उससे नहीं मापी जाएगी जो उसके पास है, बल्कि उससे जो वो बोलता है। हम अपने बच्चों को स्कूलों में अच्छे लफ्ज़ की ताकत सिखाएंगे। हम हर उस शख्स को इनाम देंगे जो अपनी ज़बान से तामीर करता है, लोगों में सुलह कराता है और उम्मीद फैलाता है। और हम हर उस शख्स को सज़ा देंगे जो झूठ से तबाही मचाता है, चुगली से तफरीक़ा डालता है और नफ़रत बोता है। इसने फौरी तौर पर अधम को बुलाने का हुक्म दिया। जब यह हकीम शख्स दाखिल हुआ तो बादशाह अपने तख्त से नीचे उतरा, इसकी तरफ गया और सबके सामने इसका हाथ थाम लिया और कहा, और तुम ए अधम, तुम मेरे लिए सबसे कीमती खजाना लेकर आए। आज से तुम कोई गरीब आदमी नहीं, बल्कि तुम मेरे पहले मुशीर और दोस्त हो। तुम मेरा वो आईना बनोगे जिसमें मैं अपनी और अपनी राया की हकीकत देखूंगा। दरबारी अपनी जगहों पर जम गए, दंग रह गए। ये ऐसा मंजर था जिसका उन्होंने तसव्वुर भी नहीं किया था। अजीम बादशाह जहांगीर अपनी जहालत का इतराफ़ कर रहा है, एक गरीब की तकरीम कर रहा है और एक अखलाकी सबक को रियासत का कानून बना रहा है। नए फरमानात सल्तनत के हर कोने में फैल गए। स्कूल बनाए गए जहां बातचीत का फ़न और लफ्ज़ की अहमियत सिखाई जाती। काजी झूठे गवाहों और फितना अंगेज़ों को सख्त सज़ाएं देने लगे। शायर और हुक्मा को बादशाह के दरबार में अमीरों से ज़्यादा इज्जत मिलने लगी। एक नई सकाफ़त आहिस्ता आहिस्ता जन्म लेने लगी, ऐसी सकाफ़त जो सच्चाई, मोहब्बत और रहम की कद्र बुलंद करती थी और झूठ, नफ़रत और जुल्म को हकीर समझती थी। और इस तरह बादशाह जहांगीर अपनी आखिरी सांसों तक जिंदा रहा, न ताकतवर बादशाह के तौर पर, न अमीर बादशाह के तौर पर, बल्कि हकीम बादशाह के तौर पर। और ये लक़ब किसी फरमान से नहीं आया था, न किसी झूठी शान से, बल्कि ये लक़ब इसकी राया की मोहब्बत ने तारीख़ के सफ़हात पर कुंदा किया था, ताकि इसकी कहानी नस्लों के लिए इबरत बनी रहे। सबसे अजीम सल्तनतें वो हैं जो अखलाक की बुनियादों पर बनाई जाएं, और ज़मीन का सबसे कीमती और सबसे हकीर ख़जाना दोनों एक इंसान के होंठों के दरमियान बसते हैं।